हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज चालीसा का जो फर्स्ट पेपर है मेंस का, उसका डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और उसके आंसर्स किस तरह से होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर दरअसल 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है। चारों जो पेपर है उसका पहला 1/40वां हिस्सा इसमें शामिल है। सिलेबस आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। इससे से हमको क्वेश्चन पूछने थे, तो जो प्रश्न पूछे गए उसके क्या मॉडल आंसर होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड के आपके आंसर्स होने चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। एक चीज़ आपको तो इस पर ध्यान रखनी है, वो ये कि आपका जो कॉपी में जो आपका एक्सप्रेशन है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कराएगी। तो इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी लेखनी, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी राइटिंग स्किल, जो सबसे प्रोमिनेंट ट्रेड जो है मेंस को क्लियर करने का, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चारों पेपर इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हमेशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो फोर्थ के अलावा जो टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा रहेगा। फोर्थ जो है वो आपको 7वें जो मास्टर की मिल रही है उसमें मिल जाएगा, जिसमें संधि और जो है ग्रामर के कुछ पोर्शंस पूछे गए। बहरहाल फर्स्ट पेपर में जो जो टॉपिक आपको हमने जो दिए थे, जिसमें से प्रश्न आने चाहिए, उसमें से 10 जो है छोटे प्रश्न पूछे हैं। पहला जो प्रश्न है वो एक बैटल के बारे में, तुंगा बैटल जो है, तुंगा के युद्ध के बारे में पूछा गया। प्रश्न क्यों पूछा गया है? 18वीं शताब्दी तक का इतिहास पूछा गया, राजवंशों का इतिहास पूछा गया। तो राजस्थान में राजवंशों के जितने भी इतिहास हैं उसमें 18वीं शताब्दी अंत होते होते जो मराठों का राजस्थान में पदार्पण होता है सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में, जो उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट होता है जयपुर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, वहाँ से उनका जो है इंडक्शन, उनका जो है इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है मराठास का। तो उसमें कई बैटल्स हुए हैं। हरमाडा का हुआ है, जो आपके मांगरोल का युद्ध हुआ है। तो तुंगा का बैटल जो है वो 1787 में हुआ है, और उसमें सवाई प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया, जो कि वॉर वेटरन थे पानीपत की तीसरी लड़ाई के, उनको उसमें हराया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, जिसमें राजपूतों की विजय हुई। तो दिस बैटल वाज फाउट इन 1787 in which सवाई प्रताप सिंह, the then ruler of Jaipur, defeated the army of महाजी सिंधिया, the Maratha warrior। तो बस शॉर्ट में आपको सक्सेंट आंसर आपको लिखना है, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 2 इसके कीवर्ड्स रहेंगे। पहला, बैटल किसके बीच में हुई और किसने इसको डिफीट किया। ईयर और मंथ अगर आपको याद रहता है या डेट याद रहती है तो वो आपका बोनस रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है जोधपुर गणेश्वर कॉम्प्लेक्स। अब जोधपुर गणेश्वर कॉम्प्लेक्स क्या है कि राजस्थान में इतिहास स्टार्ट होता है प्राग इतिहास से। प्राग इतिहास के 4 पार्ट हैं, जिसमें पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नव पाषाण है और फिर उसके बाद में ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण ऐसा काल है जिसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कहा जाता है, जिसमें मनुष्य ने पत्थर के औजारों का प्रयोग तो किया, लेकिन वो तांबे के बारे में अवगत हो चुका था। उसकी कई संस्कृतियां मिलती है। तो जोधपुरा गणेश्वर कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है जयपुर और सीकर के आसपास के क्षेत्र में, जहां पर बहुत भारी संख्या में ताम्र पाषाणिक उपकरण मिलते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इट्स वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ कैल्कोलिथिक साइट्स and a conglomeration of Chalcolithic sites found in Rajasthan. Even in national history, this Jodhpura Ganeshwar complex is many a time asked, and it is mentioned in the book of Upendra Singh. Especially one fully chapter is dedicated to this Jodhpura Ganeshwar complex. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में 2 बातें इसकी आपको ध्यान रखनी। पहला ये कि ये ताम्र पाषाणिक है, और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत सारे उपकरण जो हैं वो एक सीरीज में मिलते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ये जो ग्रंथ है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें शॉर्ट में आपको ये बताना है कि 1267 में तेज सिंह, मेवाड़ के शासक तेज सिंह के राज्यकाल के दौरान ये पहली पांडुलिपि थी जिसको चित्रित किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ तेज सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1267। इट वॉज इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पहला ऐसा ग्रंथ है, हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ है उनको चित्रित किया जाता था। तो हम आगे जब देखते हैं कि जब मुगलों का पदार्पण होता है, और मुगलों में खास करके हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर जो है वो चित्रकला को आगे बढ़ाता है, और उसमें पहले जो है वो किताबों को चित्रित किया जाता है। उससे करीबन 300 साढ़े 300 साल पहले राजस्थान में मेवाड़ के शासक ने इस जैन ग्रंथ को जो है चित्रित करवा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, और दूसरा जो है फर्स्ट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, पहली चित्रित पांडुलिपि है। राजा का नाम आपको पता होना चाहिए, शासक है तेज सिंह। ईयर याद रहता नहीं रहता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, शताब्दी आपको याद रखना। चौथा, राती तलाई की लड़ाई। और राती तलाई की लड़ाई का जो उल्लेख है वो रीमा हुजा नाम की एक हिस्टोरियन है, जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी है 1000 पेज की, और जिसको लेकर हमने जितनी सीरीज बनाई मोस्टली उसी को बेस बना के और हुकुमचंद जैन को बेस बना के बनाई थी। उन्होंने अलग से एक हल्दी घाटी पर जो है किताब लिखी है महाराणा प्रताप के ऊपर। उसमें वो मेंशन करती है कि राती तलाई की लड़ाई, इट वाज वन ऑफ द
combats fought in the Battle of Haldigati, in which there was one-to-one combat between Maharana Pratap and Mansingh, in which Chetak, the horse of Maharana Pratap, was got injured and later it died during when Pratap was chased by Sagat Singh. तो उसकी एक पूरी कहानी है। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो राती तलाई की लड़ाई जो थी, द्वंद्व है दोनों के बीच में। मान सिंह जो थे वो हाथी के हौदे पे बैठे हैं और चेतक पर जो है महाराणा प्रताप हैं, और उसी में उसका पैर आ जाता है, वो घायल हो जाता है और वहीं से जो है टर्न ले लेती है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। महाराणा प्रताप इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उन पे प्रश्न आना बनता है। पांचवा प्रश्न 12 कोटड़ी। प्रश्न कहां से पूछा गया है? राजस्थान की मध्यकालीन जो राजस्व जागीरदारी व्यवस्था है, फ्यूडल सेटअप है, उसके ऊपर। तो जयपुर जो बाद में पहले जो उसको आमेर कहा जाता, आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा ने जो आमेर के आसपास के क्षेत्रों में अपने जागीरदारों को स्थापित किया। उनके 12 बड़े केंद्र बनाए, उनको 12 कोटड़ी कहा गया। कोटड़ी एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर एक तरह का एक जो पब्लिक डिस्कोर्स होता है, जहां पर एक तरह का छोटे छोटे दरबार लगते हैं, तो उनको 12 कोटड़ियां कहा गया। तो ये सामंतवादी जागीरदारी जो पृष्ठभूमि है राजस्थान की, मध्यकालीन राजस्थान की, उसमें से प्रश्न पूछा गया। तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी। फर्स्ट, इट वॉज ए फ्यूडल सेटअप, फ्यूडिटी सिस्टम, वेर इन पृथ्वीराज ऑफ आमेर सेटअप 12 feudatory centers in the kingdom of Amer, popularly known as 12 कोटरीज। 12 केंद्र बनाए और पृथ्वीराज ने बनाए। दो बातें याद रखनी, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। छठा प्रश्न, घूघरी जो लगान है उसके ऊपर पूछा गया। ये प्रश्न जो है वो राजस्थान अध्ययन की किताब से पूछा गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी राजस्व व्यवस्था इत्यादि भी दी गई है। हालांकि बाकी किताबों में भी दे रखी है। रीमा हजा की किताब में भी कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन और मिडेवल राजस्थान में जो किस किस तरह का रेवेन्यू सेटअप रहता था, किस तरह का फ्यूडल सेटअप रहता था, जागीरदारी व्यवस्था, किस तरह से लगान वगैरह वसूल किया जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता है। तो अलग अलग तरीके से लगान को वसूल किया जाता था, जिसमें कुंता व्यवस्था भी होती थी, जैसे हम मुगलों में पढ़ते हैं जाप्ती व्यवस्था, आईने दहसाला जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, लंक बटाई, रास बटाई। तो हमारे यहाँ पर भी कुंता होता था, बटाई सिस्टम भी होता था। एक घूघरी पद्धति थी। घूघरी पद्धति में कि किसी भी कृषक से कितना टैक्स लिया जाए, टैक्स कैश होता नहीं था, काइंड में लिया जाता था, यानी जो है उपज के रूप में लिया जाता। तो उपज कितनी, जितना उसको जो वो जितने फसल बो रहा है उसकी घूघरी यानी उसके दाने कितने हैं उसके बराबर। तो इट वॉज वन ऑफ द मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन इन वॉज the tax was collected in proportion to the seeds which was laid by the farmer। तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी। पहला तो एक लगान वसूली की पद्धति है, दूसरा उतना लगान लिया जाता था कृषक से जितने वो बीज बो रहा है। सातवां प्रश्न, अलग अलग प्रकार की जागीर व्यवस्था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान अध्ययन की किताब में दे रखा है कि हुकूमत जागीर क्या होती है, शासन जागीर क्या होती है, बोम जागीर क्या होती है। इस 4 प्रकार की जागीरों के बारे में पूछा गया। इसमें शासन जागीर जो है वो दी जाती थी उन लोगों को जो कि जिनसे टैक्स भी नहीं वसूला जाता था, तो उन पे अलग से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। 8वां प्रश्न, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल से प्री हिस्टोरिक आलरणीय शैलाश्रय। जो आलरणीय शैलाश्रय का मतलब है प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य जब राजस्थान में या भारत के अलग अलग कोनों में जो है कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो जब कंदराओं गुफा में रहते थे तो वो अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारियाँ भी करते थे। पूरे भारतवर्ष में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है वो भीमबेटका गुफाएं मानी जाती है। राजस्थान में भी ऐसी जगह है, उसको आलनिया कहा गया, कोटरा के लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट पेट्रोग्लिफ फाउंड इन राजस्थान नियर बाय कोटा, ठीक है, जहाँ पर जो है चित्रित शैलाश्रय आलनिया राजस्थान से प्राप्त प्रागैतिहासिक गुहा चित्रकला के नमूने कोटा के पास से प्राप्त होते हैं। बस ये 2 बातें लिखते पूरा आंसर। 9वां प्रश्न जो है किताब के बारे में, पार्थ पराक्रम व्यायोम। ये जो किताब है वो जो आबू के जो परमार शासक है उनके ऊपर पूछी गई है। किताब की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, दिस बुक वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, एंड सेकंड, इसमें जो एक्सप्लॉइट्स हैं, इसमें जो उनके जो अभियान हैं प्रहलादन के, जिनके नाम पर पालनपुर नाम का जो है आगे जाके शहर बसता है जो आजकल वर्तमान में गुजरात में है, तो उनके बारे में कहा गया। तो लिखना क्या है? संस्कृत भाषा में आबू के परमार शासक प्रहलादन द्वारा, उनके खुद के द्वारा विरचित ग्रंथ जिसमें उनके अभियानों का वर्णन मिलता है। संस्कृत टेक्स्ट और ट्रीटाइज रिटन बाय प्रहलादन, अ परमार रूलर ऑफ आबू, इन विच हिज एक्सपीडिशंस आर मेंशन। बस ये बात लिखते 2 में से 2 नंबर। 10वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मुगलों और राजपूतों के संबंधों से संबंधित एक मील का पत्थर, इसको नागौर दरबार कहा जाता है। नागौर दरबार 1570 में अकबर ने बुलाया। अकबर की राजपूत नीति का एक अहम पड़ाव है। दिस दरबार वॉज कन्वीन्ड बाय अकबर इन 1570 एट नागौर विच वॉज द सेंटर ऑफ राजस्थान, एंड दिस दरबार वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अकबर्स पॉलिसी ऑफ
राजपूत और अकबर्स पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत। बस ये बात लिखने से आपको 2 में से 2 नंबर। अब उसमें कौन हाजिर होता है कौन नहीं होता वो आगे की बात है। 2 नंबर में इतना आपका सफिशियंट है। इसके अलावा जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें मैं आपको करीबन 80 से 100 जो है क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। छोटे प्रश्न जो है थोड़े से टफ बनते हैं, बाकी जो है। अब जो 4 प्रश्न है वो हमको 50 वर्ड्स में लिखने। 11वां प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो इतिहासकारों के बीच में जो है एक बहुत ही मैटर ऑफ डिस्कोर्स है कि क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। उपनिवेशकारी इतिहासकारों ने अलग दिए, कॉलोनियल हिस्टोरियंस के अलग है, अग्निकुल का सिद्धांत अलग है, इंडिजिनस कंसेप्ट अलग है। एक बी डी चट्टोपाध्याय हुए जो कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है मिश्रित सिद्धांत है, मिक्स्ड है, कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो इस सिद्धांत ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में धीमी है, और इसमें कई फैक्टर्स जो है रोल प्ले करते हैं। कि पूर्व मध्यकाल में यानी 750 से लेके 1250 का जो पीरियड है, इस काल में बारी संख्या में बाहर से बाह्य तत्व आए। वो जो बाह्य तत्व आए वो सामाजिक व्यवस्था में उनको खपाना था, उनको समायोजित करना था, यानी उनको अकोमोडेट करना था सोशल सिस्टम के अंदर। दूसरा, व्यापार वाणिज्य का पतन हो चुका था गुप्तोत्तर काल के बाद में, और भारी संख्या में कृषि की भूमि का विस्तार किया गया, जंगल काटे गए, तो जो जनजातियां आदिवासी वहां रहते थे उनको भी समाज में शामिल किया गया। तो उनके जो हेड होते थे कबीलाई मुखिया, उनको दोनों में समायोजित करके राजपूत कुल की उत्पत्ति हुई है। तो ये उनकी बी डी चट्टोपाध्याय की जो सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी है वो मानी जाती है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड भी लोग इसी को मानते हैं। तो 3-4 इसमें जो है टर्म्स आपको याद रखने। फर्स्ट, इट वाज ए प्रोसेस, इट वाज ए कम्बसम, इट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड देयर वर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ राजपूत इन प्री मिडिवल India or pre-medieval Rajasthan. First. Second, one factor which was important, the foreign tribes or the foreign invaders who came to India, who inducted into the social system, the then social system, through the concept of Agni, through the concept of fire cult. तो एक तो ये concept. Second, because of the decline of trade and commerce in pre-medieval period, there was a huge expansion of agriculture land, and agriculture land displaced many of the tribals who were incorporated or accommodated in the then social structure, and the head of the tribes of those tribals were inducted into Rajputs. So it was a complex process, it was a gradual process. ये 3-4 बातें आप लिखोगे पूरे में पूरे नंबर मिले। 12वां प्रश्न, राजस्थान में मध्यकाल में अगर पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ है। 60% क्वेश्चन मेवाड़ से ही आएंगे। मेवाड़ में 4-5 पर्सनैलिटी उन्हीं के ऊपर आते हैं। बप्पा रावल इंपॉर्टेंट है, कुंभा इंपॉर्टेंट है, सांगा इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में राज सिंह इंपॉर्टेंट है। तो कुंभा का बहुत वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, वो बहुत बड़ा लिटरेरी है, वो पॉलीग्लॉट है, वो जिसको पॉलीमैथ है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला है, बहुत बहु विद्याओं को जानने वाला है। तो उसमें संगीत भी एक है। तो उनकी उपलब्धियों को एनुमरेट करना एक एक करके। तो उनके गुरु का नाम सारंग व्यास था, ठीक है। उन्होंने 3-4 जो ये किताबें लिखी जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, ये 3-4 किताबें लिखी है। उनकी जो पुत्री है रमाबाई, वो भी बहुत अच्छी संगीतज्ञा थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबों पर टीका लिखी है, गीतिका है गीत गोविंद की, जो ठीक है, जो उसका जो है उन्होंने जो है वो लिखा है, उस पर कमेंट्री लिखी है। ये तमाम बातें आप लिखोगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन। इसके अलावा उनको संगीत के ज्ञान के लिए ही वॉज टाइटल एज अभिनव भट्टाचार्य। ही रोट कमेंट्रीज ऑफ मेनी ऑफ बुक्स ऑन म्यूजिक एट दैट टाइम। तो ये बातें आप लिखोगे, 5-6 पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर। अगला प्रश्न एक और पर्सनैलिटी के बारे में, वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को एस्ट्रोनॉमर भी माना जाता है, जो कि अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में या परवर्ती मुगलों के काल में द highest or the biggest political figures in Rajputana. He was known for his diplomacy. He is known for his astute political wisdom. Apart from that, or in addition to that, he was a great astronomer, great astrologer. तो उन्होंने क्या क्या किया, उनके ऊपर प्रश्न। तो 4-5 बातें वो आपको एक एक करके याद। तो फर्स्ट, he was a fond of science, he was fond of mathematics, he was fond of this astronomy. He established 5 observatories. 5 जगहों के नाम लिखने आपको, इंक्लूडिंग जयपुर, वाराणसी, जो भी है, उज्जैन, और पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर। इसके अलावा ही गॉट ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स ज्योमेट्री, नेपियर्स अलजेब्रा, एल्गोरिदम। इसके अलावा ही प्रिपेयर्ड कैलकुलेशन टेबल नोन एज जिसे मोहम्मद शाही, उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। इसके अलावा उन्होंने कई यंत्र बनाए, सम्राट यंत्र इत्यादि, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ सेलेस्टियल मूवमेंट, सेलेस्टियल बॉडीज मूवमेंट। इसके अलावा उन्होंने
ज्योतिषकारिका नाम के एक बुक की रचना की, ये सारी बातें जो उसमें शामिल है। 14वां प्रश्न है राजस्थान का। देखो राजस्थान के मध्यकालीन राजस्थान में टॉपिक दिया हुआ है कि प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, रेवेन्यू सेटअप और पॉलिटिकल सेटअप। तो राजस्व से संबंधित टेक्निकल वर्ड्स पूछा, तो 5 हमने आपसे पूछे हैं, वो आपको एक एक करके इसमें दिए हुए हैं। जो पट्टा रेख क्या होती है, शासन जागीर क्या होती है, सिंगोती क्या होती है, 5 शब्द जो है उनकी डेफिनेशन आपको इसमें दी हुई है। अब 15वां प्रश्न जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री के सबसे बड़े शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में पूछा गया है कि वो केवल राजनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में नहीं थे, उनका संगीत इत्यादि या उनका संस्कृति के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान रहा है। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन जो है वन साइडेड नहीं है, मल्टी एस्पेक्ट था। तो अब प्रश्न अपने आप में उत्तर लेके आया। 100 शब्दों में आपको लिखना है, 125 तक आप लिख सकते हो। तो पहला पार्ट आपको लिखना है कि ही फाउट वैलेंटली फॉर हिज सेल्फ डिफाइंस, फॉर हिज सेल्फ डिग्निटी। ही फाउट बैटल ऑफ हल्दीघाटी, कॉम्बैट ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ दिवेर, जो बैटल्स उन्होंने जीते। ही फॉलोड स्पॉलिटिक वॉरफेयर विच इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट और इन एडिशन टू दैट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ कल्चर वाज इमेंस। पहला क्या है, पहला उनके टाइम में जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है दैट केम अप, उसमें नासिरुद्दीन जिन्होंने जो अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने कई जो है ऐसे कार्य किए जिससे पता चलता है कि उन्होंने एक तरह से सती प्रथा इत्यादि पर रोक लगा दी थी और कई प्रकार के सामाजिक सुधार किए। इनफैक्ट महाराणा प्रताप वॉज द फर्स्ट ruler in the world who had one-to-one relation with the people, with the masses, especially the tribal people। आज तक जो है वो परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें कि बाद में भी जो मेवाड़ के शासकों का कोरोनेशन होता था उसमें ट्राइबल लोग जो थे वो इक्वली पार्टिसिपेट करते थे। तो ये भी अपने आप का बहुत बड़ा महाराणा प्रताप की एक सबसे बड़ा अचीवमेंट, हालांकि इतना हमारे पास स्कोप नहीं उत्तर लिखने का, इसमें 100 शब्द बहुत छोटे होते हैं, कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 1567 में अकबर ने जब अटैक किया मेवाड़ के ऊपर और भारी नरसंहार हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए, उसके कुछ ही सालों बाद में, लगभग आप उसके समझिए 9 साल बाद में, अगेन अकबर के खिलाफ इतनी बड़ी आर्मी को प्रिपेयर करना, लोगों के मनोबल को बढ़ाना, ये शो करता है कितना बड़ा मोटिवेटर और कितना बड़ा परसुएडिंग पावर उस व्यक्ति की रही होगी। तो वो उनके पर्सनैलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को शो करता है। एक और पार्ट जो परसिवरेंस, वो आगे हम देखेंगे नीति शास्त्र में। सबसे इंपॉर्टेंट जो कल्चर के नाम पर है, इनके दरबार में चक्रपाणी मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे पुरानी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को जो है मध्यकाल में, प्राचीन काल की जल संरक्षण पद्धतियों को उन्होंने उभारा। वृक्ष आयुर्वेद विश्व वल्लभ नाम की किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने 3 किताबें और भी लिखी जो आपको आंसर मिल रही है। उसमें उन्होंने वाटर कंजर्व, क्योंकि उस समय राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती थी, तो आर्टिफिशियली वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए उसकी उन्होंने टेक्निक्स को बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से बताया है। उन्होंने 15 तरीके के तालाब बताए हैं। अलग अलग तरह के तालाबों में एक्वीफायर शब्द जो है, परपटशम, जिसको आज एक्वीफायर हम पढ़ते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को कैसे मेजर किया जाए, उसको कैसे मैप किया जाए, कि स्कैनिंग कैसे की जाए, उस तक का उसने वर्णन किया है। कम से कम 60 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की वाटर बॉडीज़ को उन्होंने तफसील से बताया। तो वो भी शो करता है कि महाराणा प्रताप का जो पीरियड जो था वो कल्चरल अचीवमेंट का भी पीरियड था, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल अचीवमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हिस्ट्री कल्चर, जो पहला पीरियड दे रखा, पार्ट दे रखा, उसके अंदर बाकी बहुत से सवाल, करीबन 100 सवाल क्वेश्चन बैंक में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आप इसको भी जब भी समय मिले 2-2, 3-3 पॉइंट लिख के रखिए। यही प्रश्न आएंगे। मेंस की तैयारी का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, क्वेश्चन पैटर्न बनाइए, जितने क्वेश्चन बना सकते बनाइए अपनी तरफ से। मैंने बना के दे दिया, आप भी बनाइए जितने बन सकते, उनके उत्तर लिखिए बैठ के। बस बार बार लिखेंगे तो ही मार्क्स आएंगे। ऐसे बैठ के सुन के प्री वाले मोड में करोगे तो ये कोई मतलब तैयारी करने का अच्छा तरीका नहीं है। बाकी ठीक है, वो आपकी मर्जी। सेकंड पेपर का पहला पार्ट वो है नीति शास्त्र, एथिक्स। अब एथिक्स में जो पहला पार्ट है, जो मूल्यों इत्यादि के बारे में पूछा गया, पहला ही प्रश्न मैंने जो पूछा वो ये पूछा है कि मूल्यों को परिभाषित कीजिए। यू हैव टू डिफाइन वैल्यूज इन मॉरलिटी इन एथिक्स। एथिक्स में मॉरलिटी में वैल्यूज किसको कहते हैं? तो वैल्यूज बेसिकली क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमको कैसे ले जाता है। अब मनुष्य की बॉडी को चलाने वाला उसका ब्रेन है, उसके ब्रेन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है, उसको मूल्य कहा जाता है। तो मनुष्य के आचरण को निर्धारित करने वाले निर्धारक तत्व जो किसी चीज़ की महत्ता को कम ज़्यादा करते हैं, मूल्य कहलाते हैं। इट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच प्रायोरिटाइज मेनी थिंग्स आर कॉल्ड वैल्यूज। आपके जीवन में कौन इंपॉर्टेंट है? आपके जीवन में परीक्षा इंपॉर्टेंट है या आपके जीवन में एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है? आप किसको वैल्यू करते हो तो उसकी तरफ आप जाओगे। अब ये वैल्यूज इतने फाइनर हैं, इतने
कॉम्प्लेक्स है कि इस पे फिर आगे जो पूरा मॉरलिटी का पूरा सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है। तो ये वैल्यूज बनते कैसे हैं? ये कंसेंसस से बनते हैं, आपसी सहमति से बनते हैं। उसी वैल्यूज को फिर आगे धीरे धीरे जो है विधि की शक्ल दी जाती है, रीति रिवाजों की शक्ल दी जाती है, अलग अलग तरह से दी जाती है। तो वैल्यूज जो है दीज आर द पिलर्स ऑफ एथिक्स। आप एक व्यक्ति का वैल्यू ये है कि गरीब की सहायता करना, तो वो अपने पास होगा, कोई किसी व्यक्ति को सहायता करेगा तो उसके अंदर एक अलग तरह की नैतिकता। दूसरे व्यक्ति का है कि गरीब को कुचलना, उससे छीनना, वो भी दोनों मनुष्य हैं, लेकिन दोनों का जो सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है, उनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो अलग अलग, क्योंकि दोनों के वैल्यूज अलग अलग। तो वैल्यूज आर द पिलर्स ऑफ एथिक्स, इसलिए पहला इसकी परिभाषा आपको सटीक याद रखनी है। दूसरा प्रश्न ये है कि सार्वभौमिक मूल्य, यूनिवर्सल वैल्यूज क्या होती है? सार्वभौमिक ऐसा देखो, एक व्यक्ति के लिए कौन सा मूल्य इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट है। आप अगर भारत में हैं, एक व्यक्ति भारत में है, पिता है, उसकी पुत्री की शादी है, अगर वो अपनी पुत्री की शादी में नहीं जाता है तो लोग उस पर थू थू करते हैं। मतलब वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि पुत्री की शादी में पिता नहीं, तो सोच भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम इस तरह से इस्टेब्लिश है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह जाओगे या लोअर लैंड कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह में, जो कि फैमिली लेस सोसाइटीज जहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ बाप अपनी बेटी की शादी में जाता है तो लोग हंसते हैं कि देखिए इसने अपनी जो है डॉटर की लाइफ में इसका कितना ज़बरदस्त इंटरफेरेंस है, उसको फ्रीडम नहीं दी हुई है। तो दोनों जगह जो है मनुष्य है, लेकिन दोनों का वैल्यू सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ऐसे बहुत से मूल्य हैं जो सब जगह, जो देश और काल से परे हैं, जो स्पेशल टेम्परल लिमिट से परे हैं, जो सब जगह एक जैसे हैं। वो कौन से हैं? वो है प्रेम। आप किसी को प्रेम करोगे तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा। ये ऐसा नहीं यहाँ नहीं, हर जगह है, अब तब कब भी है, यहाँ वहाँ कहाँ भी है, और इसके साथ उसके साथ इसके साथ भी है। मतलब इसमें किसी तरह का स्पेस का और टाइम का वेरिएशन नहीं होता। तो दया, करुणा, ममता, अनुकंपा, लव, कंपैशन, अफेक्शन, ये सारे जो हैं यूनिवर्सल वैल्यूज माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगेन मूल्यों के ऊपर है कि वैल्यूज की हायरार्किकल सिस्टम क्या है। वैल्यूज जो होती हैं, मूल्य जो होते हैं, जो आप तय करेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूज जो है वो स्कैटर्ड है, उनकी एक हायरार्की बनी हुई है। वो सोपान क्रम क्या है? तो सबसे नीचे जो है वो है वेजिटेटिव स्टेट के जो होते हैं मनुष्य, जो जैसे वेदों में, उपनिषदों में आप पढ़ोगे, अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश बनते हैं। वैसे तो अलग अलग तरह की आपके जो आगे आप उसको भी पढ़ोगे, मास्लो वगैरह के बारे में पढ़ोगे कि मनुष्य की नीड अलग अलग तरह की होती है। इसमें सबसे नीचे के स्तर पर जो जिस तरह के वैल्यूज होते हैं वो होते हैं मनुष्य की खाने पीने, उसको जिंदा रहने के लिए उसकी जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो वैल्यूज रहते हैं। फिर धीरे 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 वो फाइनल होते जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। सबसे बड़े वैल्यूज जो माने जाते हैं वो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, धार्मिक, इंटेलेक्चुअल वो माने जाते हैं। तो उस तरह का सोपान क्रम है। तो उत्तर में क्या लिखोगे कि मूल्य व्यवस्था जो बिखरी हुई नहीं है, इसमें सोपान क्रम देखने को मिलता है। सबसे निचले स्तर पर जैविक की प्रकार के मूल्य होते हैं और सर्वोच्च स्तर पर आध्यात्मिक, धार्मिक प्रकार के मूल्य देखने को मिलते हैं। वैल्यूज डू नॉट रिमेन इन स्कैटर्ड मैनर, दे एग्जिस्ट इन हायरार्की और वेल डिफाइंड हायरार्की, वेयर इन दिस बायोलॉजिकल वैल्यूज रिमेन एट द लोअर मोस्ट लेवल एंड द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज रिमेन एट द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की। चौथा प्रश्न ये है कि वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मूल्यों का समुच्चय क्या है। मतलब मूल्यों का समुच्चय का मतलब ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू जो है, एक मूल्य जो है वो एक तरह का, दूसरा मूल्य दूसरे तरह का है। कोई भी मूल्य किसी के साथ रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक वैल्यूज रिमेन विद लाइक वैल्यूज, मतलब एक ही तरह के वैल्यूज जो है एक ही तरह के वैल्यूज के सेट के साथ रहेंगे, सेट के साथ रहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर दया है, करुणा है, तो उसके अंदर प्रेम भी होगा। तो ये अलग अलग वैल्यूज, लेकिन वो साथ में रहेंगे। एक व्यक्ति में क्रोध है, हिंसा है, तो उसके अंदर जो है पर व्यक्ति की पीड़ा के प्रति जो भाव है, जो इम्पैथी सिंपैथी, वो नहीं रहेगी। तो एक तरह के वैल्यू, एक ही श्रेणी की वैल्यू, उनकी फैमिलीज हैं, वो हमेशा साथ में रहेगी। ये वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें लिखना क्या है? समान प्रकार के मूल्य, समान प्रकार के मूल्य साथ रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का विद्रूपताएं नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। लाइक वैल्यूज स्टे टुगेदर, उनके साथ में कोई ऑड मैन आउट नहीं रह सकता। फिर आपको एग्जाम्पल बताना।
वैल्यूज़ हर जगह है, आपकी फैमिलीज़ में वैल्यूज़ हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यूज़ हैं, आपकी सोशल लाइफ में वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्समैन के अलग वैल्यूज़ हैं, बिजनेसमैन के अलग वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो व्यवसाय, कल को आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपका व्यवसाय है, तो उस प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। प्रोफेशनल वैल्यूज़ का मतलब आप किसी जूते बेचने वाली कंपनी में है या आप कोई ऐसी दवाई की कंपनी में है, तो आप उस कंपनी के कारिंदे आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी कि आप कुछ मूल्यों का अनुसरण करें। अगर आप उन मूल्यों का अनुसरण नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढेर हो जाएगी। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा या एक अखंडता उसके प्रति होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। अगर आपने फार्मूला, दवाई का फार्मूला किसी दूसरे कंपनी वालों को बेच दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, उस वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो इसका सिंपल सिस्टम, इसका सिंपल जो है 2 या 3 आपको बताने हो, जो मैंने आपको बता दी। छठा, महाराणा प्रताप के जीवन से आपको क्या भाव या क्या वैल्यू सीखने को मिलते हैं। अध्यवसाय, परसिवरेंस देखने को मिलता है। दूसरा ही बनता है लोगों को मनोबल बढ़ाने का जो मूल्य उनके अंदर, वो हमें देखने को मिलता है। फॉर्टिट्यूड एक वर्ड है कि भाई आप जो है कर्मठता के साथ लगे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, वो भी एक वैल्यू। तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, जो आपको अच्छा लगे 2-3 लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं वैल्यू सिस्टम के बारे में। अब हमारे जीवन में हम किस चीज़ को मूल्य देते हैं। मूल्य देने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई को हमने मूल्य दिया, स्पोर्ट्स को मूल्य दिया है, या हमने जो है धार्मिकता या धर्म के मार्ग को मूल्य दिया है। जिस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो हमारे लिए उतना बड़ा मूल्य माना जाता है। तो कैसे किसी बच्चे के बड़े होने से, जन्म से लेके और बड़े होने की उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें उसके माइंड के अंदर वैल्यूज़ को सेट किया जाए, उसको इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़ कहा जाता है। इसका मतलब है कि मूल्यों का संपोषण किसी व्यक्ति में कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कारक हैं। तो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले फैमिली में मदर है, फिर उसके फादर हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके साथ में उसके भाई बहन, सिबलिंग्स और रिश्तेदार वगैरह हुए, तो अलग अलग वैल्यूज़ को लेके इम्बाइब करता है। फिर वो स्कूल में जाता है तो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। फिर उस सोसाइटी में जाता है, पीयर्स उसके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे वो अलग अलग प्रकार के मूल्यों का संधारण करता है, अपने अंदर इनकल्केशन, संपोषण करता है। और एक बाद में मनुष्य बनता है जो कुछ मूल्यों को लेकर जो है बड़ा होता है। उसके माइंड में ये है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसका अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन वाला, मैं कोशिश करूँगा आपको 5-6 घंटे के बड़ा जो है मॉरलिटी के ऊपर जो भी टॉपिक्स बनते हैं जो आपको क्रिस्प बता दूं इसमें क्या क्या काम की। लेकिन यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द गुड और बैड, गुड और एविल विद द वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज आर नथिंग टू डू विद द गुड और बैड, मॉरल और इमोरल कुछ नहीं है, वो नैतिकता है। वैल्यू सिस्टम का नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। वैल्यू सिस्टम का ये है कि आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे 8वां प्रश्न, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या। सामाजिक की प्रक्रिया मतलब सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या, जिसमें मनुष्य जो है विभिन्न मूल्यों को आत्मसात करते हुए समाज का सक्रिय पार्ट बनता है। नहीं तो अगर आपने मूल्य नहीं सीखे हैं, आपने सामाजिकरण आपके अंदर नहीं हुआ, सोशलाइजेशन नहीं हुआ, तो सोसाइटी में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस प्रक्रिया में मूल्यों को सीखता है, विश्वासों को सीखता है, विचारों को आत्मसात करता है, लेकिन मूल इसके अंदर मूल्य ही है, ध्यान रखना हमेशा। एथिक्स में जो एक ही टॉपिक वैल्यूज दे रखा था, उस पर जितने भी आयाम पे प्रश्न बनते हैं हम पूछ रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया ने कौन से मूल्यों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा आघात किया है। निजता का मूल्य जो है, एक व्यक्ति के जीवन में लोगों को ताक झांक करने की, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या जो भी इंस्टा हो, या जो भी है, एक दूसरे के व्यक्ति की निजता का हम अनादर करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा खतरा ये हुआ है। दूसरा, व्यक्ति संतोष से जीवन जी रहा था, लेकिन एक दूसरे से होड़ा होड़ है, जो कंज्यूमरिज्म है या जो उपभोक्तावाद है, अधिक अधिक कंजप्शन करने से हमें अधिक अधिक सुख मिलेगा, ये जो भावना है, ये होड़ा होड़ की भावना है, इसने भी आके जो है मूल्यों को आघात किया है। इंडिविजुअलिटी, पहले हमारे अंदर जो कलेक्टिविज्म था, समाज में रहना, समाज के अंग के रूप में, आपका पैसा, आपका व्यक्तिगत ओहदा ज़्यादा मायने नहीं रखता था, सामाजिकता था, तो उस पर भी आघात पहुंचा है। तो कलेक्टिविज्म फर्स्ट, सेकंड जो है कंटेनमेंट जो है उस पर हुआ है, फिर प्रिवेसी पर हुआ है, ये बातें आपको लिखा। अब 3 व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। इन तीनों का जीवन जो है वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस प्रश्न ये है कि इनसे क्या मूल्य, समान मूल्य सीखने को मिलते हैं। तो उन्होंने गरीबों के लिए, जो कुचले हुए लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, सक्सेप्टेबल सेक्शन है सोसाइटी, उनके लिए लड़ाई लड़ी। खुद अच्छे ओहदे पर थे। अब महात्मा गांधी की फादर ही अगर प्रधानमंत्री थे राजकोट के, तो उनके लिए खुद आराम से अपना जीवन यापन कर सकते, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। तो उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, 2-3 आपको जो है मूल्य आपको इसमें आपको बताने हैं। तो पहला जो मूल्य है वो ये कि एक तो अध्यवसाय,
अत्यवश्य परसिवरेंस, लगे रहे हो, उनको खूब अड़चने आई, मारा पीटा लोगों ने, ट्रेन से पटक दिया, जेल में डाल दिया, रोबिन आइलैंड में नेल्सन मंडेला 27 साल तक रहे। दूसरा, दूसरों के जो दुख को दुख समझना, उनके अंदर इम्पैथी जो है, दूसरे के दुख को समझना, वो बहुत ही स्ट्रांगली हमारे को देखने को मिलती है। फिर जो है उनके अंदर जो फ्रीडम के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए जो प्रेम है, उसकी भावना, उसका जो मूल्य है, वो बहुत से 2-3 आपको लिख सकते हैं। अब 11वां प्रश्न है कि मूल्य का संपोषण व्यक्ति, बच्चा जो है जन्म से बड़ा होता है, लेकिन कब आके वैल्यू इतने ज़्यादा एडहेरेंट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं, उनको हटाना मुश्किल होता है। तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो परिवार में जो मूल्य मिलते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन जब बच्चा बालक अवस्था से किशोर अवस्था, एडोलेसेंस के बीच का जो संक्रमण काल है, उसमें मूल्य आके स्ट्रांगली जो है आके सेट हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं। उस अवस्था में जो है आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपके फ्रेंड, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जो है आपके माइंड में सेट कर देते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये वैल्यू है। तो हम जो है खेल कूद को छोड़ के पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो वैल्यू हमारे माइंड में कब हो गया कि 10th में अगर आप मेरिट में नहीं आए तो आफत आ जाएगी, 12th में अगर आप मेरिट में नहीं आए तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ती है, हेवन विल फॉल। लेकिन हम इससे बाहर इसलिए नहीं आ पाते कि हमारे माइंड के ऊपर जो वैल्यू सिस्टम इस तरह से आच्छादित रहते हैं, इस तरह से हमारे को जो है उन्होंने एक्लिप्स किया हुआ कि हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है हमारी, जो वायरिंग है हमारे ब्रेन की, वो जो है वैल्यू सिस्टम से होती है। तो उस पर ये प्रश्न पूछा गया। अब वैल्यू है और व्यक्ति है, उसके अंदर वैल्यू कैसे एंटर करती है, उसका तरीका, उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस के दो, एक तो ऑब्जर्वेशन है, बच्चा देखता है कि माता ने भी फोन पकड़ा हुआ है, पिता ने भी फोन पकड़ा हुआ है, दादा ने भी फोन पकड़ा हुआ है, तो बच्चा भी फोन उठाएगा ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, देख रहा है। फिर परसुएशन से भी, कि माँ ने बोला कि बच्चा बोलो ABCD बोलो, क ख ग बोलो, जो भी है, काउंटिंग बोलो, तो वो परसुएशन से सीखता है। तो वो चीज़ें उसकी, मतलब बेसिकली वैल्यू और लर्निंग एक ही पार्ट है। तो उसके अंदर लर्निंग में जो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, ये जो चीज़ें जाती है, अच्छी खराब नहीं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नॉन इंपॉर्टेंट, मैं गलत बोल गया, तो वो जो चीज़ आती है वो वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि आप खाना खाने के बाद में आपको हाथ धोने हैं, अच्छी आपके हाथ गंदे, तो आप जो समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट ये है कि खाना खाते ही हाथ धोने, ये वैल्यू आपके अंदर आई। कैसे आई वो सोचने की बात है। तो किसी ने सिखाई, या किसी को आपने देखा, या तो आप परसुएड हुए हो, या आपने ऑब्जर्व किया है। फिर लर्निंग बाय डूइंग होता है, लर्निंग बाय वॉचिंग होता है। कि अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आप, बच्चा जो है कई चीज़ों को आत्मसात अपने अंदर इम्बाइब कर लेता है। उसके बारे में प्रश्न 13 क्वेश्चन वो है कि मूल्य विहीन जीवन पशु सम होता है। अगर कोई पर्सन विद वैल्यूलेस लाइफ जी रहा है तो इज लाइक एनिमल। अब इसका क्या मतलब है, पहले देखिए वैल्यूज बने कैसे, कि सोसाइटी बनी तो सोसाइटी में कौन सी चीज़ें जो है एज ए सोसाइटी सबके लिए अच्छी है, उसको हमको इंपॉर्टेंस देनी, वो आपकी वैल्यू बने। तो वैल्यू ऐसे नहीं बन जाते हैं, वैल्यू ऐसे बनते हैं कि एक ये वैल्यू बनी कोई टाइम में 18वीं सेंचुरी में कि जो स्त्री सती हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जानी चाहिए। सोसाइटी में एक चीज़ अंगीकार कर गई, लोगों ने कंसेंसस पहले बना हुआ था और उस चीज़ को हमने वैल्यू करी कि सती सिस्टम जो है इज़ ऑस्पिशियस, इज़ होली और गुड फॉर सोसाइटी एज ए होल, हमने इसको मान लिया। अब ये कोई भी व्यक्ति इसका अनादर नहीं करे तो उसके साथ में हमने क्या परंपराएं जोड़ दी, उसके साथ हमने नैतिकताएं जोड़ दी। अब कोई व्यक्ति अपने पिता को, अपने बूढ़े माता पिता को घर में नहीं रखता है, ठीक है, तो माता पिता को, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वैल्यू सिस्टम में क्या होता है। बूढ़े माँ बाप को घर में रखना चाहिए या बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रखना चाहिए, ये दो वैल्यूज हैं। तो इंडियन सोसाइटी में, या मुझे लगता है ऑल पूरे वर्ल्ड की सोसाइटीज में, एल्डर या आपके माता पिता को घर में रखने को हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति, तो हमने क्या उसके इर्द गिर्द हमने जो है, पहले तो मूल्य बना, मूल्य के इर्द गिर्द हमने जो है सराउंडिंग में क्या बना दिया, एक एथिकल प्रिंसिपल बना दिया, टू लिव विद एल्डरली पेरेंट्स इज गुड फॉर सोसाइटी, और जो है इसको हमने एक बना दिया कि ये नैतिक रूप से एक मॉरल काम है, जोड़ लिया। अब उस मूल्य को कोई तोड़ दे, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सोसाइटी उसका बायकॉट कर देगी कि ये आदमी जो है मूल्य विहीन है, क्योंकि सोसाइटी एज ए होल, जो सोसाइटी में उसको देखकर बाकी लोग अगर सब बूढ़ों को निकाल देंगे तो बूढ़े कहाँ जाएंगे, कल को हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है, तो एज ए होल सोसाइटी के लिए क्या फायदा हुआ। तो ये एक पहली लेयर ये बनाई गई कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान नहीं करता है, सम्मान में, या उनको नहीं रखता है उनकी अवस्था में, तो व्यक्ति मूल्य विहीन है, उसको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया जाए। उससे भी आगे
कुछ ऐसी चीजें होती थी जो लगता था कि समाज के बाइकआउट के बावजूद भी उनके लिए स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसको फिर आगे बना दिया विधि के रूप में, उसको फिर कानून बना दिया जाता है। अगर उन मूल्यों का जो है अनादर होता है तो आपको जेल भी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति की हत्या करना। एक व्यक्ति के जीवन की इंपॉर्टेंस दूसरे व्यक्ति के लिए बराबर है, अगर उसका कत्ल करता है, उसका मर्डर करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज के अगेंस्ट में तो जाहिर है, लेकिन साथ में उस व्यक्ति को केवल ये कह के सोशली बाइकआउट करके नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए कानून भी बनाने पड़े। उस कानून को प्रोटेक्ट कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो वैल्यूज जो है वो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और विधि के लिए और परंपराओं का दोनों का बेस जो है वो वैल्यूज है। अब आइए कि कोई व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव अ लाइफ विद वैल्यू, लिव अ लाइफ विच इज हैविंग अ कॉन्सोनेंस विद द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो चीज़ें अच्छी है उन मूल्यों के अनुरूप उसको जीवन जीना चाहिए। अगर उनके अनुरूप नहीं जिएगा तो समाज से बाहर चला जाएगा। समाज से बाहर जाने पर वो एक गैर सामाजिक प्राणी के रूप में जिएगा, जो एक तरह से पशु सम होगा, जो कि एज ए होल सोसाइटी के लिए कोई काम का नहीं है। ये आपको इस उत्तर में लिखना था। 14वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद के जीवन से। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन, इतना महान व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व, 50 शब्दों में उनके जीवन से क्या क्या आप चीजें लिखोगे? तो भी बड़ी बड़ी चीजें, एक तो दरिद्र नारायण, जीवा पूजा इसे शिवा पूजा। दरिद्र यानी जो गरीब आदमी है वही नारायण का रूप है। तो गॉडलीनेस जो है आप कहाँ देखते हो? वो देखते हो उन लोगों में जो कि डिप्राइव्ड हैं। आप वेदांत दर्शन को कहाँ खोजते हो? कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, तो ब्रह्म और जीव एक ही है। तो आपको जो मजलूम लोग दिखते हैं उसमें और आप में जो आत्मा वो एक है, इसलिए उनके प्रति आपका प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो अद्वैत का सिद्धांत उनको प्रैक्टिकल फॉर्म उन्होंने दिया। फिर उन्होंने जो है गुरु का जो आदर्श स्थापित किया, बहन सिस्टर निवेदिता का जो मार्गारेट नोबल थी उनके स्थान को जो स्थापित किया, तो वो भी सोसाइटी में कई वैल्यूज लेके आता है। तो ये ऐसी 4-5 बातें आपको आंसर में लिखनी है। एक ये भी था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जब तक रुको नहीं। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सोसाइटी में आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी देने के लिए हर व्यक्ति समाज में जब आया है, तो आप आगे टॉपिक पढ़ोगे रीता और ऋणा। तो रित और ऋण में ही पढ़ते हो कि आप सोसाइटी में आए हो तो आपको आपके जीवन को बड़ा करने में केवल आपके माँ बाप का रोल नहीं है, सोसाइटी का, नेचर का, सबका उसके प्रति आपका ऋण है, वो चुकाना पड़ेगा। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप पढ़ लिख लिए हो तो जिस टैक्स के पैसे से आप पढ़े हो वो जनता से लिया गया टैक्स है। तो अगर आप पढ़ के अपने जीवन का उन्नयन करोगे, अपने जीवन को अपलिफ्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको उनको जो है रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें गिव बैक करनी पड़ेगी। तो ये भी उन्होंने, तो बहुत से सिद्धांत है इसमें जो आपको 5 अच्छे लेके लिख सकते हो। अब 15वां प्रश्न जो है नीति शास्त्र और मूल्य व्यवस्था में की तुलना कीजिए। तो पहला देखो, नीति शास्त्र जो है मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व हैं जो किसी चीज को नैतिक अनैतिक बनाते हैं। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन बिहेवियर विच एस्टेब्लिश्ड मॉरल एंड इमोरल बिहेवियर, where is values are nothing to do with the moral or immorality. Values are the guiding principle of human behavior which prioritize things in life of a person. किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसकी स्थापना करते हैं, पहला फर्क। दूसरा ये कि मॉरल या एथिक्स जो है, मॉरलिटी और एथिक्स है, किसी भी व्यक्ति को कंपेल करती है कोई काम करने के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए। एक व्यक्ति को ये काम करना है क्योंकि ये काम उसको करना चाहिए। वैल्यूज ऐसा नहीं, वैल्यूज केवल क्या आपके इमोशन को स्टिमुलाई करेंगे, उनके अपने भावनाओं का आपका उद्दीपन करेंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, किसी के लिए नहीं करनी है। वैल्यूज को आप ऐसे समझिए, वैल्यूज के साथ में अच्छाई बुराई जुड़ी हुई है क्योंकि उसके साथ मॉरलिटी जुड़ी, लेकिन वैल्यूज अपने आप में अच्छे बुरे ऐसा नहीं। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पाप भी करता है वो हमेशा कभी ये सोच के नहीं करता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके माइंड में वैल्यू सेटअप। आप किसी मूवीज में विलेन को देखते हो तो इसमें फिर आगे बहुत से आगे जो हायर लेवल्स पे आप जाओगे एडवांस स्टडीज में कि वैल्यूज का और इंटीग्रिटी में भी आपस में काफ़ी जो है गतिरोध है, लेकिन आरएस के लेवल में आपको इतना नहीं जाना। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि विलेन भी अपना जब काम करता है, या शेक्सपियर के भी आप नॉवल पढ़ोगे उसमें जो एंटागनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट के यानी पात्र के नायक के अगेंस्ट में खलनायक है, तो वो इसलिए गलत काम नहीं कर रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। रावण ने जो काम किया, रावण ने ये सोच के थोड़ी किया कि मैं पाप कर रहा हूँ। रावण तो कह रहा है कि मेरे को ये काम इसलिए करना है कि मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चीज़ ये प्रायोरिटाइज। तो उसकी वैल्यूज अलग है, राम की वैल्यूज अलग है। इसका अच्छाई बुराई से लेना नहीं, अच्छाई बुराई मतलब लेना देना होगा जब हम मॉरलिटी और इमोरलिटी के चश्मे से देखेंगे। तो वैल्यूज जो है उनको इस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि वैल्यूज जो है मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, लेकिन इमोरलिटी मॉरलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक भाई को ऐसा लगता है कि उसकी बहन ने विजाति विवाह कर लिया है, तो वो ही सोचेगा कि ठीक है अब कर लिया है, उसका फ्रीडम है, वो पढ़ी लिखी है, जो भी है उसको वो सम्मान देता है। एक व्यक्ति के माइंड में वो वैल्यूज है। दूसरा व्यक्ति जो है वो मॉरल किलिंग या ऑनर किलिंग करेगा,
जैसे हम देखने को मिलता है कि कई जगह हमारे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जो है हत्या कर दी जाती है बहन की, और जिसके साथ उसने विवाह किया है। तो दोनों का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छाई बुराई बाद में जुड़ेगी उसके साथ में, दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं, दोनों अपनी जगह में जस्टिफाइड हैं, उनको लगता है हमने जो किया वो सही किया है और यही हमारी प्रायोरिटी थी। उसके ऊपर अब वो सोसाइटी के लिए कितना वो वैल्यूज अच्छे हैं या बुरे हैं वो मॉरलिटी तय करेगी, और वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर वो विधि बन जाएंगे, यानी कानून बन जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट जो है स्टेट करेगा। ये थोड़े से जिन्हें चीज़ आप कोशिश कीजिए समझने की, नहीं तो फिर हम क्लासेस लेंगे आपको उसमें समझाएंगे। तो 3-4 फर्क जो है उसमें दीदी 100 शब्द इसमें हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज, मॉरलिटी, एथिक्स। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके आएंगे, उसको आप क्लियर कर लीजिए। अब तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न पत्र में जो पहला टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान बनने से पहले कौन कौन सी चीजें, डॉक्यूमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में हेल्प की। वी हैव टू मेंशन दोज ड्राफ्ट, दोज प्रपोजल्स विच केम बिफोर the making of our constitution. So it was Nehru report in 1928, it was August offer in 1940, it was Cripps offer in 1942, it was cabinet mission in 1946, it was a Wavell plan. There were so many plans. तो कोई 2 या 3 के आपको नाम लिखने और साथ में आपको साल लिखने। सेकंड की कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए संविधान में कौन सी चीज रखनी है नहीं रखनी, वो क्या प्रक्रिया अपनाएगी। तो उसके लिए कोई तरह का मतदान नहीं हुआ, उसको सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी के साथ या कंसेंसस के साथ में सभी निर्णय लिए गए। अब BN राव नाम के एक व्यक्ति थे जो कि आगे जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बनते हैं, उनको लीगल एडवाइजर बनाया गया था, लीगल टेक्निकल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनका रोल क्या था? तो उनका रोल ये था कि ओरिजिनल जो ड्राफ्ट बना था, मूल प्रारूप या मूल मसौदा जो बना था, मूलभूत मसौदा जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज ड्राफ्टेड बाय BN राव। चौथा प्रश्न है, 4-5 लोगों के नाम दिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या क्या किया, उनका आपको आंसर मिल रहा है। किसी ने जो है डिजाइनिंग की है, नंदलाल बोस ने उसका आरेखन किया है, किसी ने सुलेखन किया है, वो आपको आंसर मिल रहा है। पांचवा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के स्वरूप की संरचना के स्वरूप को बताइए। नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो प्रिंसली स्टेट से वहां से जो लोग आए थे संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, दोज वर द नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स। और जो ब्रिटिश स्टेट जो थे जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, वहां से इलेक्शंस के माध्यम से आए उन्हें निर्वाचित। तो निर्वाचित और नामांकित यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर से बना हुआ एक मिक्स्ड निकाय था, मिक्स्ड बॉडी था। बस ये लिखिए। छठा प्रश्न थोड़ा मौलिक प्रश्न है, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 10 मिनट्स जीके सीरीज में भी आपको अलग अलग आर्टिकल्स बताए, काफी 50-60% हमने कंप्लीट करा है। उसमें आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है उसमें द्वैत देखने को मिलेगा। द्वैत मतलब ड्यूअलिटी देखने को मिली। पहला भाग जो है वो बताता है कि भारत है कहां, यानी लैंड। दूसरा पार्ट है भारत में लोग कौन है, यानी पीपल। अब देखिए इसमें भी फर्क है, इसमें कंट्री और नेशन का फर्क है। लैंड जहां है वो कंट्री कहलाएगी, पीपल जहां पर है वो नेशन कहलाएगा। तो आपको ये तय करना है कि आप कंट्री में को ज्यादा बिलोंग करते हो, नेशन को ज्यादा बिलोंग करते हो। तो भूमि और लोग, पहला द्वैत, लैंड एंड पीपल। दूसरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही हो गया। फर्स्ट पार्ट में इंडिया 1 से 4 में लैंड दिया हुआ है, फिर दूसरे पार्ट में नागरिकता दी हुई, यानी कौन भारत के लोग होंगे वो तय किया गया, पहला द्वैत है। दूसरा द्वैत जो है वो है अधिकार और कर्तव्य। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, जो ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 4A में दी हुई है, तो ये भी एक द्वैत है। फिर न्यायपालिका, विधायिका कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका सुप्रीम कोर्ट का द्वैत, न्यायपालिका का द्वैत। तो ये आपको अलग अलग प्रकार की ड्यूअलिटी या पैराडॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। सातवां प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफिशियल कौन कौन से थे। तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा 3 दिन के लिए रहे थे, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। फिर SC मुखर्जी और बाद में TT कृष्णमाचारी जो है उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा जो है BN राव जो है टेक्निकल एडवाइजर रहे। ये सारी चीज़ें। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। 2-4 के नाम लिखने हैं आपको। अब बोला गया है कि हु नेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड वाई। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, जिन्होंने इंडिया की उस समय की जो आज भी माने जाते हैं संविधान विशारदों में सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर हैं, ही टर्म्ड इंडियन फेडरलिज्म इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिकॉज द लाइफ और एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फेडरलिज्म एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। सहकारी संघवाद 2014 के बाद से सरकार ने भी नारा दिया है कि ऐसा इस प्रकार का संघवाद जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं,
एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी उनका अस्तित्व बना रहेगा। ग्रेनुल ऑस्टिन ने कहा। 9वां प्रश्न, किसने क्वाजी फेडरल कहा है? अर्ध परिचय, केसी वियर, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। केसी वियर बोलते हैं कि अगर स्ट्रक्चर और आउटलुक को देखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, और उसकी जो सोल को देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। तो अगर उसके एक स्वरूप को देखा जाए तो राज्यों के पास अधिक शक्तियां यानी परिसंघीय है, लेकिन कई जगह पर जो है एकात्मकता के लक्षण यानी यूनिटरी देखने मिलते हैं, जो सेंटर ज्यादा पावरफुल। अब भारतीय संविधान को कहा जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इससे पेंडोरा ऑफ बोरोइंग्स लोग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किन संविधान, ऐसा कोई संविधान हो ही नहीं सकता जिसमें दूसरे संविधान का प्रभाव न पड़े, तो हमारा संविधान भी इसका अपवाद नहीं था। हमारे संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने, और इसके अलावा अमेरिकी संविधान ने किया है, ऑस्ट्रेलियन संविधान ने किया है, ब्रिटिश ओरल कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। 2 के नाम लिखने थे, सिंपल क्वेश्चन। 11वां प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और संविधान निर्माण में उनकी क्या इंपॉर्टेंस। एक तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस समय के वर्ल्ड के सबसे नामचीन कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट थे। एक ठीक, उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ मनी नाम की किताब भी लिखी थी उस दौरान। दूसरा ये कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बेहतरीन बनाया, जो आज भी माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। बाद में आप देखते हो नेपाल, श्रीलंका वगैरह इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी समस्या ड्राफ्टिंग की ही थी। दूसरा जो है, उन्होंने अधिकार, खास करके समाज के वंचित तबके हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आदिवासी हैं, समाज के कमजोर तबके हैं, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक की बात। फिर उन्होंने बोला कि एक देश के अंदर जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, ये जो विविधताएं वो रहें, लेकिन कानूनी रूप में वो एक होनी चाहिए। एकात्मकता की उन्होंने बात कही। तो ये सारी बातें, और खास करके इसने बोला कि अगर अधिकार दे रहे हो तो जब तक उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट नहीं मिलेगी, तो सिफर है, सब शून्य, वॉइड है, इसलिए वो भी अधिकार दिया। इसलिए उनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। अब क्या नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान की पूर्व पीठिका थी, यानी प्रीकर्सर टू कॉन्स्टिट्यूशन था? 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आके चला गया और भारतीय लोग बहुत ज़्यादा हल्ला बल्ला कर रहे थे, लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज किया था इंडियन पीपल को कि वाई इंडियन पीपल आर प्रोटेस्टिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशन डेलीगेशन, इफ दे फील दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, आई एम गिविंग एन ओपन चैलेंज टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर ओन। And that challenge was accepted by Indian politician, and a multi-party committee was constituted and headed by Motilal Nehru. Many members were there, many left. That committee, since being presided over by Motilal Nehru, called Nehru Committee, it produced a draft known as Nehru Report, or that draft is known as precursor to Indian Constitution because that draft mentioned about the fundamental rights, the residual powers, the dominant status, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जैसी बहुत सी बातें उन्होंने कही है, तो उसको पूर्व पीठिका माना जाता है। लेकिन कुछ मामलों में वो फेल हो गई क्योंकि उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, तो इसको जो है पूर्व पीठिका कुछ लोग नहीं मानते। 13वां प्रश्न, गांधी जी के विचारों को संविधान में कहाँ समाहित किया गया? खास करके डीपीएसपी में किया गया है, चाहे पंचायतों की बात हो, पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की बात हो, खादी ग्रामोद्योग की बात हो, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के निवारण की, सब गांधीवादी। 14वां प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान सभा को क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा वाइल ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा तो ये था कि अलग अलग तबके जो आए जगह से, कोई रियासतों से आया है तो जो राजा का चमचा होगा वो आया है, कोई निर्वाचित होकर आया, कोई अंग्रेज परस्त है, कोई राजा परस्त है, कोई लोक परस्त है, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनको कैसे उनमें अलाइनमेंट बिठाया जाए, तो उनकी हार्मनी क्रिएट करना बहुत सबसे बड़ा चैलेंज था। एक भाषा कौन सी बनेगी, राजभाषा कौन सी बनेगी, नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनेगी, दूसरी अल्पसंख्यकों का क्या होगा, उस अल्पसंख्यकों के आधार पर ही संविधान सभा बनने के बाद ही भारत का जो है विभाजन भी हुआ था। तो अलग अलग तबकों को डाइवर्सिफाई ओपिनियन को जो है एमेलगेट करके एक ओपिनियन बनाना, ये उस समय के सबसे बड़े चैलेंजिंग कामों में था। आपको ये बात ये भी समझनी चाहिए कि संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 महीने जो हम बचपन से पढ़ते आए इतना समय लिया, ज़्यादा बैठ के भी नहीं हो पाई, मुश्किल से कुछ 100 घंटे काम कर पाई, क्योंकि उस समय का जो मंजर जो था, देश का पार्टीशन हो रहा है, देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में संविधान बना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अंतिम प्रश्न जो है कि देश के संविधान हमारे देश में कहाँ कहाँ परिसंघात्मक लक्षण है, कहाँ कहाँ एकात्मक है। मतलब क्या होता है? परिसंघात्मक का मतलब जहाँ राज्यों के पास भी शक्तियाँ हैं, एकात्मक मतलब जहाँ केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली है। तो राज्यों के पास का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम करते हैं, हमारे यहाँ पे समवर्ती सूची बनी हुई, राज्य सूची बनी हुई है, अलग अलग सूचियाँ, विधायन का काम अलग हो सकता है। तो जो पार्ट बताते हैं कि राज्य शक्तिशाली है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में राज्यों की शक्तियां हैं, वो भी अपने आप में वो सारे परिसंघात्मक लक्षण। एकात्मक का मतलब जो सेंटर के पास में पावर आ जाती है, आपातकाल की उद्घोषणा, गवर्नर की भूमिका,
अधिकाधिक वित्त की शक्तियाँ सरकार के पास में हैं। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग हो गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो एकात्मक लक्षण की ओर हमें इशारा करती है। तो ये कुल जमा जो है आपके पेपर का डिस्कशन है। चौथा पेपर जो है उसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, आप देख लीजिए, उसके उत्तर आपको इसमें दिए हुए हैं। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक जो टॉपिक दे रखी है उसके आंसर दिए हुए हैं, उसको आप कीजिए। चारों पेपर जो है वो आपके मोटा मोटी जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर होने चाहिए वो सारे इसमें कवर कर दिए। बाकी एडिशनल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप भरोसा कीजिए, पिछली बार भी बहुत सवाल इसमें से आए, इस बार इसको और रिफाइंड तरीके से हम कर रहे हैं और पहले के जो प्रश्न हमने लिए थे वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपके पास में प्रश्नों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप उसको जो है अधिकाधिक रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा जो एंडेवर है, ये पूरा प्रोत्साहन जो है मैं जो है ऑनलाइन कर रहा हूँ और अलग अलग लोगों ने जो सहयोग किया वो अलग अलग रूप से चला रहे हैं। फाइनेंशियली मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस बारे में कृपया मेरे से कोई संवाद भी ना करें क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, वही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले पेपर की तैयारी कीजिए। 2 दिन बाद में जो आपका पेपर होगा उसके टॉपिक्स को पढ़िए, जितने प्रश्न बन सकते बनाइए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। 7 दिन के अंदर आपको आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। जो सेंटर से आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ के जो सेंटर संभालने वाले हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया।